आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे देश से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इंद्रेश जी, आपका सबसे पहले तो राष्ट्रीय खबर में स्वागत है। राष्ट्रीय मसलों की सबसे पहले शुरुआत करते हैं केंद्र सरकार की। देश में बीजेपी सरकार को 6 साल बने हुए हो चुके हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार किस तरीके से काम कर रही है? वर्तमान में एनडीए भाजपा के नेतृत्व में अपने 6 वर्ष पूरे कर रही है। पहली बात मैं ये कहूँगा कि उन्होंने भारत को केंद्र के स्तर पर जो बड़े बड़े स्कैम होते थे, हजारों करोड़ से लेकर लाखों लाख करोड़ तक के, उनसे पूरी तरह से मुक्त किया है। इन 6 वर्षों में एक भी इस तरह का स्कैम नहीं हुआ है, जो कि एक भ्रष्टाचार का विकराल रूप था। दूसरी बात, उन्होंने एक गुड डिलीवरी इसके सिस्टम को डेवलप किया है। गैस सिलेंडर ज़रूरतमंद के पास पहुँचे, किसान को हर 3-4 महीने के बाद 2000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुँचे, यानी बीच में कोई ना रखते हुए ऐसी अनेक वेलफेयर योजनाएं जो आम जन के लिए हितकारी हैं उनको लागू किया है। और वह जितने पर बटन दबता है उतना ही और उसके पॉकेट में पहुंचता है, ये करके दिखाया है। जबकि पंडित नेहरू के समय में बटन 100 पर दबता था, पहुंचता 65-70 था। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में बटन 100 पर दबता था, जनता के पास 50-55 पहुंचता था। राजीव गांधी ने तो स्वयं एक्सेप्ट किया है कि बटन 100 पर दबता है, 15-20 मुश्किल से पहुंचता है। परंतु इस सरकार ने बता दिया कि बटन गैस सिलेंडर पर दबता तो गैस सिलेंडर ही पहुंचता है, बटन साल में 3 बार दबता है 2-2 हज़ार रुपये किसान की जेब में जाने के लिए, तो सीधा पहुंचता है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी थे, उनकी तरफ भी देखेंगे तो उसी में दिखेगा 370 और 35 से हटाकर एक देश, एक जन, एक संविधान, एक झंडा, एक नागरिकता और एक राष्ट्रगान को प्रतिष्ठित किया है, जो कि खंडित हुआ था। इसी प्रकार से 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक से बहुत पीड़ित थी, मुझे अवसर मिला उसके लिए जन जागरण करने का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया, 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के भयानक अत्याचार से मुक्त किया और 8.5 करोड़ मर्दों को जो जुल्म करते थे उनको उस अपराध से रोक दिया। इसी प्रकार से देश के अंदर लगभग 493 वर्षों से अनेक संघर्षों के बीच में लाखों के बलिदान के साथ राम जन्मभूमि का रक्तपात बचा था। हमने मुसलमानों के अंदर एक जन जागरण किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और राम जन्म स्थान भूमि पूजन होकर मंदिर निर्माण की तरफ बढ़ गया। यह एक जो भयानक सांप्रदायिक तनाव का, हिंसा का, कत्लो गारत का इशू था, वह शांतिपूर्व निपट गया। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। तो ऐसा एक शांतिपूर्ण वो घटनाक्रम जो भयानक और संघर्ष का था, उसका निकल जाना यह एक यशस्विता को प्रदान करता है। सर ठीक है, आपने ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और आर्टिकल 370, 35A को जो आपने ख़त्म करने को अपनी बीजेपी की सफलता बताई, लेकिन इसको लेकर कंट्रोवर्सी तो है, विरोध किया जा रहा है। और इतना कुछ होने के बावजूद मुस्लिम जो है को बताते समय ये बताया बीजेपी की कि उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस किस प्रकार की सफलताएं प्राप्त। 8.5 करोड़ महिलाओं को
अत्याचार से मुक्त करना एक। लेकिन मुस्लिम तो नहीं जुड़ पा रहे ना बीजेपी के साथ, अभी भी दिक्कत है कुछ। तो इसलिए इस बात को समझने में, समझेंगे तो समझ में आएगा, जिन लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की, उनका प्रॉब्लम है कि आज की सरकार जब देश की जनता को एड्रेस करती है तो 125 करोड़ लोग, फिर 130 करोड़ लोग, अब 135 करोड़ लोग भारतीय इस रूप में एड्रेस करती है। जात और मजहब में बांट कर एड्रेस नहीं करती है। यह एक बहुत बड़ी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रांति है। इस देश के सब लोग एक जन हैं। जिन्होंने बांट कर लड़वाना, भड़काना, बहकाने की राजनीति की थी, वो लोग आज मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। इसलिए वो अस्वस्थता महसूस करके फिर से इस देश के एटमॉस्फेयर को जाति, मजहब, जेंडर आदि में बांटकर लड़वाना और बर्बाद करना चाहते हैं। नाउ द नेशन इज़ मोस्ट फॉरवर्डिंग है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है कि हम सब भारतीय एक थे, एक हैं और एक होंगे। ठीक है सर, बीजेपी ने 3 वादे पूरे कर दिए, तो अब आपको क्या लगता है कि कौन सा जो वादा मैनिफेस्टो में किया था उसको शुरुआत करनी चाहिए? आप अपने भाषा को करेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 3 वादे नहीं है, हम गुड डिलीवरी करेंगे, ये भी वायदा है। हम एक गुड गवर्नेंस देंगे, ये भी वायदा है। हम गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर और असहाय को और उसका सम्मान देंगे, ये भी वायदा है। देश को जाति, मजहब और जेंडर के नाम पर बंटने नहीं देंगे, लड़ने नहीं देंगे, ये भी वायदा है। आप करेक्ट करिए कि जो उसने अनेकों वायदे किए थे वो मैक्सिमम पूरे कर लिए हैं। आप जब उनको 3 पर रोकते हैं, इससे आपकी मानसिकता विकृत नज़र आती है, जिसको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ ऐसे अन्य अनेक वायदों को पूरा करते हुए बीजेपी के सामने देश की एकता और अखंडता जो लगातार तार तार हुई, पूरे हिमालय पर चीन कब्जा करता चला गया, तिब्बत हड़प गया, इस प्रकार का एक दृश्य है। ऐसे ही पाकिस्तान बहुत बड़ा POJK का बाल्टिस्तान का क्षेत्र हड़प कर बैठ गया और उसको मुंह तोड़ जवाब देना। आज पूरा देश ये महसूस करता है, आफ्टर 70 ईयर्स ऐसा समय आया है जब हमारी जान भी और हमारा भूखंड भी पूर्णतया सुरक्षित है। कोई उसको दबाकर कब्जा नहीं कर सकेगा, उसको मुंह तोड़ उत्तर मिलता है। इसलिए डोकलम से चीन की सेना को खदेड़ देना और बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को सबक सिखाना, LOC हो या LAC हो, दोनों पर मजबूती से सेना ने और जवाब देना, यह एक सक्षम राष्ट्र का रूप बना है। इसी के साथ साथ यह भी एक है, चीन ने दुनिया की आर्थिक मंडी पर कब्जा किया हुआ था। पहला दुनिया का एक देश है जिसने सामाजिक रूप से, जनता के स्तर पर और सरकार के रूप में चीन की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का नेतृत्व विश्व के सामने स्थापित किया है। उसके अनेकों उदाहरण कोट किए जा सकते हैं कि जगह जगह पर चीन के साथ जो संबंध थे और समझौते थे वह लाखों करोड़ के निरस्त किए जा चुके हैं। सर चलो ठीक है, आपने कहा मान लेते हैं, मान लेते हैं, आपको मानना होगा, नहीं तो इसमें लिखिए कि उन्होंने कहा कि आपका माइंड सेट कम्युनल ज़्यादा है, नेशनलिस्ट कम है। सर अभी देश में केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि कानून लेके आए गए हैं, इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। पंजाब, हरियाणा जहां सबसे अधिक MSP पे खरीद होती है, वहां पर तो आंदोलन जो है और भी तेज़ है। और 3 कृषि कानूनों को लेकर NDA से जो अकाली दल है वो भी अलग हो गया है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं किसानों को सरकार समझा नहीं पा रही है? नहीं, केवल किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा, गुजरात से लेकर असम, मणिपुर तक कोई राज्य ऐसा नहीं है जो किसान मुक्त हो और जो किसान प्रभावित ना हो। सारे देश के अंदर किसान इन बिलों से अपने आप को राहत में महसूस करता है
कि उसको अपना माल कंपटीशन में बेचने के लिए मार्ग मिला है। वहाँ की मंडियाँ भी ये महसूस करती हैं कि हमारे भी व्यापार में कोई भी असर नहीं आएगा। बिचौलियापन समाप्त हुआ है, परंतु मंडियों के आड़तियों का भी व्यापार कायम है और किसान को भी आज अपनी कमाई करने के लिए एक नए अवसर मिले हैं, इसलिए सारा खुश है। केवल एक हरियाणा और पंजाब है जहाँ पर कुछ राजनीतिक दल किसानों को भड़काकर या मंडियों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इन्हीं दलों ने कभी और CAA पर भी इसी तरह से किया था। जो CAA किसी का और अधिकार लेने का, नागरिकता लेने का कानून नहीं था, बल्कि पीड़ितों को जो विदेशों में जुल्म हो रहा था उनको नागरिकता देने का कानून था, उस पर भी गलत ढंग से भड़काया। आज मैं इस चैनल के द्वारा अपील करूंगा किसानों से भी, तरह तरह के छोटे छोटे जातीय पंथीय समूहों से भी, वह जो भड़काने वाले हैं, लड़वाने वाले हैं, बहकाने वाले हैं, अब उनके और गिरफ्त में से निकलें, क्योंकि उन्होंने 70 साल उनकी गिरफ्त में रहकर पाया क्या है। तालीम से दूर हो गए, तरक्की से दूर हो गए, समाज की मुख्य धारा से कटे खड़े हो गए। आज वह फिर से इनको बर्बाद करने की तरफ, पिछड़ने की तरफ ले जा रहे हैं। ये उन सब से सावधान रहकर मुख्य धारा में तेज गति से विकास की ओर दौड़ें। सर, 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस है या जितने भी विपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये तीनों कानून लागू होने के बाद आने वाले वक्त में MSP ख़त्म हो जाएंगी, देश की जो हैं वो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान इसी से भयभीत है। होता है कि केवल ये मंडियां हरियाणा और पंजाब में ही ख़त्म होंगी, उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी क्या, बिहार में नहीं होंगी क्या, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, गुजरात में नहीं होंगी? जब सब जगह मंडियां भी कायम रहेंगी और सब जगह किसान को अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, जब देश का 90% भूभाग और जनसंख्या इन कृषि कानूनों के साथ खड़ी है, मंडियां भी शांति से अपने कार्य को कर रही हैं, इन्हीं 2 प्रदेशों में ऐसा कौन सा तूफान है? मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ कि पंजाब के अंदर जब पाकिस्तान पर सिखों पर जुल्म हो रहे थे, एक भारत सरकार थी जो सिखों को नागरिकता दे रही थी। पंजाब ने और कांग्रेस ने तो उस नागरिकता देने का भी विरोध किया। तो पंजाब की सरकार प्रो माइनॉरिटी है कि एंटी माइनॉरिटी है, इसको समझना चाहिए। इसी प्रकार से हरियाणा के किसान और मंडियों को भी मैं कहूँगा, आपको जो भड़काया जा रहा है उससे सावधान रहिए। आपका किसी का कोई अहित नहीं है, मंडियां वैसे ही कायम रहेंगी। किसान को भी एक आज़ादी मिली है कि वह अपने माल को एक से दूसरी जगह अगर अधिक कीमत में बेच सकता है तो बेचे। जब सारी दुनिया को ये छूट है तो फिर कोई भी सिस्टम किसी एक को कुचले और बाकी सब स्वतंत्रता ले। सबको आज़ादी देंगे, सब कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, किसान भी खुशहाल होगा, मंडियां भी आबाद होंगी। सर ठीक है, आपकी बात सही है कि ना मंडी सिस्टम खत्म होगा ना MSP खत्म होगा। तो कांग्रेस जो मांग कर रही है कि एक चौथा और कानून लेके आ जाए जिसमें MSP की गारंटी दे दें। जब आप कह रहे हैं कि ना तो MSP खत्म होगा ना मंडियाँ खत्म होगी, तो फिर चौथे कानून को बनाकर देने में क्या दिक्कत है? ऐसा है, जब वो सुरक्षित है, ये तो ये हो गया कि पहले आप कह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, जब ख़त्म होने वाला नहीं है, वो जिंदा है, स्पष्ट है, तो इसके लिए कानून बनाना इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? आदमी सामने खड़ा है कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि आप कानून लाइए, ये बताइए कि ये ज़िंदा ही रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि यह एक बड़ा और शेख चिल्ली के मकबरे जैसा है, जिसके अंदर से बिना बात के बतंगड़ बनाना, तो उसकी एक्सपर्ट कांग्रेस थी, है और रहेगी। उसी की सज़ा वो भुगत रही है। उसने तो भगवा हिंदू आतंकवाद का भी बतंगड़ खड़ा किया था। और जो भगवा सूर्य से है, जो त्याग का और विकास का
और ज्ञान का मार्ग है उसको भी उसने दागी कर दिया था। देश के सब संत परंपराओं को बेईमान घोषित कर दिया था, आतंकी घोषित कर दिया था। तो उस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं जिसने देश का बंटवारा करा के आज़ादी ली, जिसने कितने हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि दुनिया के देशों के कब्जे में सौंप दी, जिसने देश को भ्रष्टाचार की और अपराध की और भट्टी में झोंक दिया। तो मैं आपके चैनल के द्वारा ऐसे सब लोगों को एक ही बात कहूँगा कि वह भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर, विपक्ष का एक और आरोप है कि कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार जो निपटने में नाकाम रही, मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचा गई, मजदूरों पर कई स्टेट्स में लाठीचार्ज हुए, उनको पैदल तक भी जाना पड़ा। तो विपक्ष के इस आरोप में कितना दम मानते हैं? कोई दम नहीं है। विपक्ष ने ये भरपूर कोशिश की, उनको भोजन नहीं दिया, उनको राशन नहीं दिया, विपक्ष ने उनको साधन नहीं दिए, उनको केवल भड़काकर एक अराजकता निर्माण करने की कोशिश की। परंतु मैं देश की सरकार और देश की 100% जनता को इस बात के लिए बधाई दूंगा। भारत एकमात्र ऐसा देश दुनिया में कोरोना महामारी के समय में दिखा जिसमें भूख से मौत नहीं होने दी गई। गरीब की झोंपड़ी उसको अन्न से भर दिया, जहाँ भी ज़रूरतमंद था उसके पास भोजन लेकर पहुँचा। इसलिए वो अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। सरकार और समाज इस अराजकता से मुक्त करके उसको भूख मुक्त और भूख से किसी की मौत न हो इसकी गारंटी देकर खड़ा था। इसलिए भारत की इस सहिष्णु और मानवीय जीवन मूल्यों को ठीक से प्रतिष्ठित मीडिया ने, लेखकों ने करना चाहिए, दुनिया के सामने भी रखना चाहिए। इस हिंदुस्तान के आदमी का संकट में भी यह एक श्रेष्ठ जीवन मूल्य है। इसी के साथ साथ डॉक्टर होंगे और चिकित्सा सेवा होगी, रक्षा सेवा, कानून व्यवस्था होगी, स्वच्छता व्यवस्था होगी, समाज सेवी व्यवस्था होगी। जान हथेली पर रखकर कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ते हुए सैकड़ों ने बलिदान दिया। आज एक नई शहादत समाज की सेवा के रूप में और इस देश के अंदर कीर्तिमान हुई है। इसका अभिनंदन करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाकर देश के वातावरण को बिगाड़ना, देश की सहजता, सरलता, गुणवत्ता को विकृत करना। इस धंधे को विपक्षी दलों ने नहीं करना चाहिए। सर, एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आते हैं। आर्टिकल 370 और 35A को हटे हुए करीबन 1.25 साल का अरसा हो गया है। इस बीच जो वैक्यूम पैदा हुआ था उसको भरने में सरकार लगी हुई है, लेकिन एक बार फिर जो राजनीतिक दलों के नेता जेलों में थे, नज़रबंद थे, वो वापस आके एक बार फिर गठजोड़ बनाकर अपनी उसी आइडियोलॉजी पर काम करना चाह रहे हैं कि हमारा वही झंडा होगा और वो 370 और 35A को बहाल किया जाए। तो आपको लगता है कि जो वैक्यूम एक उत्पन्न हुआ था वो अब तक भर नहीं पाया है? ऐसा है, इन लोगों ने ये सोचा था। आज आप देखिए, महबूबा ने ये कहा कि मैं तिरंगा नहीं हटाऊंगी, लहराऊंगी और उठाऊंगी। यानी उसने इतना एंटी नेशनल बयान दिया और उसकी पार्टी में बगावत होकर टूटने की तरफ चल पड़ी है। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि चीन की मदद से हम 370 लाने की कोशिश करेंगे और हम कश्मीरी चीन के नीचे ज़्यादा वो हैं। कितना देशद्रोह का बयान है। विपक्षी नेताओं के सामने चुनौतियां हैं कि क्या वो तिरंगा का सम्मान ना करने वाले, देश की एकता और अखंडता को खंड खंड करने वालों के ही समर्थक रहकर वह इस देश के अंदर राजनीति करेंगे, या वह इस देश के साथ और एक देशभक्त के रूप में, देश प्रेमी के रूप में, समाज सेवी के रूप में और रोल प्ले करेंगे। इनके ये एक्ट देशद्रोह जैसे हैं। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, ये हाथ पैर मार रहे हैं, विदेशों से धन की सहायता ले रहे हैं। मैं बहुत साफ कह देता हूँ, मैं अभी गया और अभी भी फिर जाने वाला हूँ। वहाँ अब वैक्यूम बहुत भरा जा चुका है। आप देखिए, पहली बार वहाँ पर पंचायत के जब इलेक्शन हुए
तो सैकड़ों सैकड़ों बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता उन पंचायती चुनावों में जीते और इन लोगों ने आतंकियों को संकेत करके 8 से अधिक बीजेपी के मुस्लिम पंचायती और चुने हुए जो पदाधिकारी थे उनकी हत्या तक करवाने का काम कर दिया। आप देखेंगे उन सब के जनाजों के अंदर बहुत बड़ी भीड़ कश्मीर की जनता की उभरी, यानी देशभक्त और देशभक्ति और वतन के साथ मोहब्बत यह लहलाने लगी है। ये साफ दिखाई देता है। नहीं तो आतंकी मरता था तो हजूम होता था, सामान्य कोई पुलिस वाला या दूसरा मरता था तो उसमें जनता शून्य जैसी होती थी। इट इज़ ए रिवर्स ऑर्डर नाउ। ये है वहाँ पर कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, भड़का रहे हैं लद्दाख में, और संपत्ति का अधिकार चला जाएगा, संपत्ति बिक जाएगी। इस सब का नारा लगाने के बावजूद भी वो पार्टियां हार गई और बीजेपी फिर से जीत गई। वहाँ लोगों को ये लग रहा है जैसे सारे देश के अंदर जब लोग ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन तब बिकती है जब वहाँ का नागरिक बेचना चाहता है, ओनर बेचना चाहता है, नहीं तो ज़बरदस्ती कोई खरीद नहीं सकता है। इसलिए जिनको लगता है कि हमारी संपत्ति पर संकट आएगा तो उनको कोई विवशता नहीं है कि वो ज़मीन बेचें, पर जो ज़मीन बेचने के बाद वहाँ व्यापार लाएंगे, उद्योग लाएंगे, संस्थान लाएंगे और अपने मुँह मांगे दाम लेकर अपने आप का विकास कर सकेंगे। इसलिए और सरकार ने बहुत सोच समझकर जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख जो 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बहुत साफ ऐलानिया कहा कि बहुत जल्दी ही उनको अपने राज्य की उपाधि प्राप्त होगी। इसलिए आज वहाँ नए नए विकास के मार्ग खुल रहे हैं और इसलिए वहाँ लोग प्रसन्न हैं। आखिरकार आप कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई हरियाणा का है, कोई गुजरात का है, कोई हैदराबाद का है, सब जगह जब ज़मीन खरीदने से किसी को कोई आइडेंटिटी का खतरा नहीं होता है, वहाँ आइडेंटिटी का खतरा हो जाएगा। यह एक खामखामे वहम डालकर और उनको गरीबी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ और विकास से दूर करने का एक वहम फैलाया जा रहा है। ये फोर्सेस ना पहले सफल हुई ना अब सफल होंगी। ठीक है सर, आपने कहा कि वहम फैलाया जा रहा है स्थानीय, लेकिन जो स्थानीय विरोध है उसको देखते हुए आपको लगता है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा इन हालातों में जब वहाँ पर स्थानीय लोग विरोध में हैं? ऐसा है, जब वहाँ स्थानीय विरोध कितना है उसका प्रतिशत नापेंगे तो वो नगण्य जैसा दिखाई देगा। कभी कभी मीडिया की एक मजबूरी होती है और एक गलत फहमी भी होती है। वो विरोध इसलिए दिखाना चाहती है ताकि वह अपने मीडिया की और कुछ चीज़ों को मान्यता दिलवा सके। मैं एक पक्की बात कह सकता हूँ कि वहाँ पर और रोज़गार भी बढ़ेगा, लोगों की समृद्धि भी बढ़ेगी। उनको अपनी ज़मीनें लीज पर देने लेने की बजाय उसकी अच्छी कीमत लेकर अपने मकान बनाने का, अपनी दुकान बनाने का, नए कल कारखाने खोलने का, नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए सुअवसर मिलेंगे। जो खुलेंगे उनमें रोज़गार मिलेंगे और स्वयं खोलने के लिए भी मन माना दाम मिलेगा। और वहाँ अवैध कब्जे जो होते हैं स्थानीय लोगों के, पार्टियों के द्वारा, वो भी ख़त्म होंगे। और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर रफ्तार के साथ पूरे हिंदुस्तान के विकास के साथ और पूरे विश्व के विकास के नक्शे के अंदर उसी तरह से खड़ा होगा जैसे देश के अन्य प्रांत खड़े हुए दिखाई देते हैं। सर, एक बार अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो बढ़ता हुआ दिखा रहा है। एलो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहाँ से ड्रोन के ज़रिए भी जो हैं हथियार आ रहे हैं और कई जगह पे जो हैं पंजाब के अंदर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? ऐसा है कि खालिस्तानियों से
और विपक्षी दलों से सीधा एक प्रश्न है कि जब सिखों पर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने पंजाब में और देश में उनको नागरिकता देना और शरण देने का विरोध करके अपनी एक संकुचित, सांप्रदायिक और छोटी मानसिकता का परिचय दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ साथ करतारपुर का जब प्रबंधन पाकिस्तान सरकार ने पूरा बदल दिया, तो यही भारत सरकार है जिसने इतना दबाव बनाया, जैसे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में इतना दबाव बनाया कि उनको अभिनव को छोड़ना ही पड़ा। अब तो इसका सारा इतिहास भी सामने आ गया है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की सरकार को और इस बात के लिए मजबूर किया कि वो प्रबंधन को ठीक करे। यहाँ आकर साफ ध्यान में आता है, खालिस्तानी मूवमेंट टू ब्रेक द नेशन और टू डिस्टर्ब द पंजाब, इसका जन समर्थन ख़त्म होता चला जा रहा है। यह कौन से धन के आधार पर चलती है, कैसे चलती है? एक बड़ी सीधी सी है। खालिस्तान का अगर वर्बल शब्द का अर्थ निकालो, ऐसा राज्य जो राम राज्य जैसा हो, जो साफ सुथरा हो, कानून व्यवस्था हो और जीवन मूल्य की प्रतिष्ठा हो, नारी का सम्मान हो, नागरिक को प्यार सम्मान मिले, विकास मिले, ये होता है। तो सारा हिंदुस्तान आज और इसी रूप में धीरे धीरे तेज गति से विकसित हो रहा है। तो मुझे ये लगता है यह सब ताकतें अब पराजित हो रही हैं। ऐसी ताकतों के विरुद्ध विपक्षी दलों ने ना बोलना, यह उनकी बदकिस्मती है जो जनता कभी भी उनको सहन नहीं करेगी। सर, एक बार फिर देश में देखें, अगर उत्तर भारत देखें, पंजाब, पूरा पंजाब देखें और हरियाणा देखें या दिल्ली देखें, तो यहाँ पर मिशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जगह जगह पे चर्च बने हुए हैं। धर्म पर जो धर्मांतरण कीजिए, वो भी घटना आए दिन खबरों में आती रहती हैं। तो इसको लेकर भी कुछ कहेंगे? धर्मांतरण यह इमोरल है, इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह अनीश्वरीय भी है। सबको अपने अपने मत पंथ पर चलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उसका लालच से या दबाव से या बहका कर किसी तरह से भी धर्मांतरण करना, और यह अनीश्वरीय, अमानवीय, असंवैधानिक है, जो मैं कह चुका हूँ। इसलिए इसके ऊपर और कानून से सख्ती से पालन करना चाहिए। हर आदमी को अपने अपने धर्म पंथ पर चलने की अनुमति होनी चाहिए। दूसरे के धर्म में दखल देना, उसका अपमान करना, उसकी आलोचना करना और उसको बदलने के लिए लालच और दबाव का उपयोग करना, यह कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैंने ये बात ईसाई संस्थाओं के बीच में भी कही है, मुस्लिम संस्थाओं के बीच में भी कही है, अन्यों के बीच में भी कही है। सबको समझ में आता है मैं कि आप अमानवीय और अनीश्वरीय कार्य ना करिए। सबका सम्मान, अपने ऊपर वाले पर आचरण करना, स्वयं के धर्म का पालन करना और शेष धर्मों का सम्मान करना, यही किसी भी मानवीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और यही होना चाहिए। सर, पिछले दिनों हरियाणा और यूपी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद एक बार फिर जो है लव जिहाद का मामला जो है वो चर्चा में है। और अभी हाल ही में हरियाणा और यूपी सरकार ने तो इसके ऊपर कानून बनाने तक की जो बात की। आप तो लंबे टाइम तक जो है मुस्लिमों के मसलों से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इस पूरे लव जिहाद के पीछे क्या सच्चाई है या सिर्फ एक इत्तिफाक है? बल्लभगढ़ के अंदर निकिता नाम की हरियाणा की, भारत की और विश्व की एक बेटी को धर्म परिवर्तन के लिए कहना, फिर उसको ज़बरदस्ती निकाह के लिए कहना, ना मानने पर उसकी हत्या कर देना, यह मानवता के लिए जघन्य अपराध है जो किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है। इसलिए उनको कठोरता से ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए जिससे ऐसे जघन्य, असंवैधानिक, अमानवीय कृत्य करने का किसी का साहस ना हो। आज फिर से मैं ये अपील करूँगा, जो वोट बैंक की राजनीति पर और ऐसी कट्टरताओं को और हिंसाओं को जन्म देते हैं और फिर वहाँ जाकर हिम्मत के साथ
अपराधी को अपराधी कहने में भी घबराते हैं। यह ऐसी मानसिकताओं में से उत्पन्न एक भयानक, क्रूर, अमानवीय विकार है और इसलिए ऐसी सब चीज़ों को रोकने के लिए और देशद्रोह को रोकने के लिए, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, जोर ज़बरदस्ती करने के लिए सभी दलों ने आगे बढ़कर संविधान का रक्षण करते हुए, नागरिकता के मौलिक अधिकारों का रक्षण करते हुए केंद्रीय और प्रदेश स्तरों पर कानून बनाना चाहिए और अपराधी को सख्त सजाएं देने का प्रावधान उसमें करना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं यह देश के अंदर ना घटें। बेटियों को सम्मान देना, वह किसी भी धर्म की, जाति की, परिवेश की, भाषा बोली के हो, यह हर मानव का किसी भी दल में, धर्म में, जाति में है, यह उसका पावन कर्तव्य था और पावन कर्तव्य होना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, देश की बीजेपी सरकार और देश के मुस्लिम्स के बीच आप किस तरह का रिश्ता देखते हैं? ऐसा है कि धीरे धीरे मुसलमानों को ये समझ में आता जा रहा है कि उनको पिछले 70 सालों में छला गया है और आज भी छला जा रहा है। इसलिए वहाँ की कट्टरताओं के विरुद्ध मुसलमान खड़ा हुआ है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में सारे देश का एनालिसिस आया जो मीडिया ने प्रकाशित किया, क्योंकि वही सबसे अधिक सर्वे की एजेंसी है अपने अपने ढंग से। तो उन्होंने कहा कि लगभग 5-6% से लेकर 9-10% तक मुस्लिम मानसिकता में एक परिवर्तन यह आया है कि वह भाजपा को भी वोट करे और राष्ट्र की मुख्य धारा में सबके साथ मिलकर रहे और विकसित हो, शिक्षित हो। इसी के साथ साथ जो मुसलमान थोड़ा सा भयग्रस्त रहे कि अगर वो मुख्य धारा की तरफ जाएंगे तो उनको पीड़ित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, कष्ट दिया जाएगा, जुल्म होंगे कट्टरपंथियों की तरफ से, तो इसलिए एक 10-15% मुसलमानों ने वोट ना करना ही पसंद किया, परंतु अपनी वोट को बर्बाद करना और नेगेटिव जाने से रोका। एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ जा रही है और इस सरकार ने जाति, लिंग, मजहब, ऐसे जितने भेद थे, पढ़े लिखे अनपढ़ का, गरीब अमीर के, सबको समाप्त कर इस देश की जनता को एक रूप करने के लिए जो प्रयत्न किया है उसका धीरे धीरे स्वागत बढ़ रहा है और लोग ऐसे स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय मुख्य धारा की तरफ तेज गति से बढ़ रहे हैं। धन्यवाद इंद्रेश जी, आपने हमें जो अपना समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा और पुनः दीपावली की शुभकामनाएं करूंगा। एक अपील दीपावली पर मैं ज़रूर करना चाहूँगा, हर घर एक दिया और सैनिकों के लिए और शहीदों के लिए जलाए। हर घर एक दिया जो कोविड के अंदर और समाज की रक्षा करते हुए शहीद हो गए उनके लिए ज़रूर जलाए। एक दिया जो है इस बात का संकल्प लेकर जलाए कि हम भारत को छुआछूत मुक्त, मजहबी कट्टरता, हिंसा, धर्मांधता से मुक्त, अपने अपने धर्म पर चलेंगे, दूसरे धर्मों का सम्मान करेंगे, इसके लिए भी जलाए। और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, गरीबी और भूखमरी मुक्त भारत का संकल्प लेने वाला एक दिया जरूर जलाएं ताकि देश तेज गति से तरक्की की ओर बढ़ सके। 1 इंच ज़मीन जाएगी नहीं, एक जन की जान नहीं जाएगी, बल्कि जो गया है वो वापस लेंगे। इस रूप में सब दीपावली को धूमधाम से मनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मिलजुल कर जीने वाला भारत इस दीपावली पर और प्रकाश के रूप में दिखाई दे। इन शुभकामनाओं के साथ चैनल को बहुत 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 बधाई। तो ये थे हमारे साथ आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्र मंच के मार्गदर्शक, जिन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है अपने और बीजेपी सरकार को लेकर अपनी राय जाहिर की। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी एक बड़ी शख्सियत के साथ आपके बीच में होंगे। नई दिल्ली से राष्ट्रीय खबर के साथ कैमरामैन केवी वालिया के साथ ओपी शर्मा।